राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 19 बेस थ्योरम, एक्सरसाइज 19 ए। फर्स्ट 6 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, ए हैज़ एन अलार्म विच विल रिंग एट द अपॉइंटमेंट टाइम विद प्रोबेबिलिटी 0.9। अब देखो, टाइम पर अलार्म बजता है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है। प्रोबेबिलिटी ऑन टाइम की कितनी है? 0.9, दैट इज 9/10। अब टाइम पे नहीं अलार्म बजता, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.1। ठीक है बेटा। इफ द अलार्म रिंग्स इट विल अवेक हिम एंड ही विल रीच द एग्जामिनेशन हॉल इन टाइम विद प्रोबेबिलिटी 0.8। अब कहते हैं अलार्म बजता है और वो एग्जामिनेशन हॉल में बच्चा टाइम पे पहुंचता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है ऑन टाइम। एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचता है बच्चा टाइम पर, उसकी प्रोबेबिलिटी है 8/10। 0.8 मतलब 8/10। इफ द अलार्म डज नॉट रिंग, अच्छा नहीं बजता अलार्म, ठीक है। ए विल गेट अप एट हिज ओन टाइम टू रीच द एग्जामिनेशन हॉल इन टाइम विद प्रोबेबिलिटी 0.3। तब एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने की प्रोबेबिलिटी है 0.3। नोइंग दैट द पर्सन ए रीच्ड द हॉल इन टाइम, अब आपने निकालना है कि वो बच्चा जो ए है टाइम पर एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचा है और अलार्म बजने पर। ठीक है, तो इसका मतलब है ये प्रोबेबिलिटी ऊपर आएगी, यहाँ पे अलार्म बज रहा है और यहाँ पे नहीं बज रहा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? अलार्म बजने पर बच्चा टाइम से एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अलार्म बजने की प्रोबेबिलिटी इंटू E/T बाय प्रोबेबिलिटी। टी टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी यहाँ पर, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अलार्म नहीं बजा और फिर बच्चा टाइम से पहुंचता है, उसकी प्रोबेबिलिटी। इसकी है आपकी 9/10। देखो 0.9 है ना, वो 9/10 आ सकता है। 8/10 बाय 9/10 इंटू 8/10 प्लस 1/10 इंटू 3/10। ये देखो आपका 100 ये तो सभी में कॉमन ही आ जाएगा। 72/100 बाय 72/100 प्लस 3/100। तो ये आ गया आपका 72/100 बाय 75/100। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। 72/75, 3 के टेबल में 3 2 ज़ा 3 4 ज़ा 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा, तो 24/25। अब डेसिमल में क्वेश्चन था, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो 0.96। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, बाय एग्जामिनिंग द चेस्ट एक्सरे, चेस्ट का एक्सरे करने पर प्रोबेबिलिटी दैट टीबी इज डिटेक्टेड व्हेन अ पर्सन इज एक्चुअली सफरिंग इज 0.99। अब मतलब एक पर्सन को सच में है और वो उसका डिटेक्ट भी हुआ एक्सरे में, वो प्रोबेबिलिटी है 0.99। द प्रोबेबिलिटी दैट द डॉक्टर डायग्नोसिस इनकरेक्टली, अब डॉक्टर ने गलत डायग्नोस कर दिया, दैट अ पर्सन हैज टीबी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे इज 0.001। इन अ सर्टेन सिटी 1 in 1000 person suffers from टीबी। अब टीबी से सफ़र जो लोग हो रहे हैं वो है कितने हैं? टीबी से जो सफ़र हो रहे हैं वो बंदे हैं 1 बाय, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/1000, 1000 में से कोई एक पर्सन। ठीक है, और जिनको टीबी नहीं है फिर वो है 999/1000। अब इन्होंने बोला जिनको एक्चुअली है और डिटेक्ट भी हुआ है वो है 0.99 डिटेक्टेड। जिनको टीबी है और डिटेक्ट भी हो गया वो कितने हैं? 99/100, उसकी प्रोबेबिलिटी है। अब जिनको नहीं है पर डॉक्टर ने गलत डायग्नोज कर दिया है एक्सरे बेसिस पर, वो कितने हैं? वो है 0.001 मतलब 1/1000। 0.001 मतलब 1/1000। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? देखो टीबी, a person selected at random is diagnosed to have TB. What is the chances that he actually has TB? उसको TB था और डायग्नोस भी हुआ है TB।
तो यहाँ से आपने क्या निकालना है कि एक पर्सन को टीबी है और उसको डायग्नोज भी कर दिया है, सही। तो प्रोबेबिलिटी पर्सन्स हैविंग टीबी एंड प्रोबेबिलिटी डी बाई टीबी ये ऊपर आएगा, क्योंकि उन्होंने पूछा कि एक्चुअली उसको टीबी था भी और वो डायग्नोज भी हुआ है, ठीक है। नीचे दोनों कंडीशंस आएंगी, टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी डी बाई टीबी प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट हैविंग टीबी, डायग्नोज हुआ है इनकरेक्टली the persons which are not having TB। तो वैल्यूज डाल लो, 1/1000 इंटू 99/100 बाय 1/1000 इंटू 99/100 प्लस 999/1000 इंटू 1/1000। तो ये आपके पास आ गया 99/1 लाख बाय 99/1 लाख प्लस 999/10 लाख। एलसीएम ले लोगे तो आपके पास आ जाएगा 990 प्लस 999/10 लाख। अब देखो इसमें से 5 जीरोस तो कैंसिल ही हो जाएंगी और ये 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई का 990/990 प्लस 999 विच इज इक्वल टू 990/1989। अब इसको कट करोगे 9 के टेबल में तो 110/221, तो ये आ गया 110/221 आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, शूज आर प्रोड्यूस्ड बाय 2 मशीन्स ए एंड बी। अब 2 मशीन्स हैं, एक मशीन ए है एक मशीन बी है। कहते 50% ऑफ द शूज आर प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन ए कितनी है, देखो अगर 50% दिया है तो इसका मतलब 50/100 है, तो वो कितना आ जाएगा 1/2। तो अगर ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो बी की भी 1/2 होगी। आधी आधी बना रहे होंगे क्योंकि 2 ही आपके पास मशीन्स हैं, आधी आधी बना रही होगी। उसके बाद इन्होंने बोला है कि शूज आर 50% of the shoes are produced by machine A with an estimate of 10% of them being defective। अब जो ए मशीन बना रही है उसमें से डिफेक्टिव जो शूज़ हैं वो कितने हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव शूज़ बाय मशीन ए इज इक्वल टू 10/100 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव शूज़ प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, ऑन द मशीन बी 20% ऑफ द शूज़ प्रोड्यूस्ड आर डिफेक्टिव। अब इसमें 20% डिफेक्टिव है। अब आपको क्या निकालना है, इफ अ शू टेकन एट रैंडम इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। अब एक शू को निकाला गया वो डिफेक्टिव है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शू वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए से बना हुआ होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ए मशीन से बना हुआ डिफेक्टिव शू। तो उसका आ जाएगा डिफेक्ट, देखो ए मशीन वाली प्रोबेबिलिटी ऊपर आएगी, डिफेक्टिव फ्रॉम ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाय ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव शूज प्रोड्यूस्ड बाय बी। वैल्यूज डाल लो, 1/2 इंटू 10/100 बाय 1/2 इंटू 1/100 10/100 प्लस 1/2 इंटू 20/100। ये जीरोस एक एक कैंसिल कर लेते हैं, आपके पास आ गया 1/20 बाय 1/20 प्लस 2/20 1/20 बाय, इनका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे 3/20। तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, 1/3 आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। इन अ लार्ज कंपनी 15% ऑफ द एम्प्लॉयज आर ग्रेजुएट। एक लार्ज कंपनी में 15% जो एम्प्लॉयज हैं वो
ग्रेजुएट हैं, तो 15/100 हो गया। तो इसका मतलब है कि नॉन ग्रेजुएट कितने हो गए फिर? 85/100। 100 में से अगर 15 ग्रेजुएट हैं तो 100 में से 85 जो हैं वो नॉन ग्रेजुएट भी होंगे। अब इन्होंने बोला है कि 80% वर्क इन एंड ऑफ दीज 80% वर्क इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ए। अब इनमें से ग्रेजुएट में से 80% लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स में काम करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट्स 80/100। अब इसमें भी दिया होगा नॉन ग्रेजुएट में से कहते 10% है लोग जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे काम कर रहे हैं। 10/100। Find the probability that an employee of this company selected at random from those working in administrative posts will be a graduate। अब ग्रेजुएट हो और इस पोस्ट पे काम कर रहा हो तो ये ऊपर आएगा। Probability of a graduate who is at administrative post is equal to probability of G plus into probability of A by G by probability of G to probability of A by G plus probability of non-graduate to probability of A by non-graduate। यहाँ non-graduate आएगा। ठीक है, तो वैल्यूज डाल लो। 15/100 इंटू 80/100 बाय 15/100 इंटू 80/100 प्लस 85/100 इंटू 10/100। तो ये आपके पास आ जाएगा, एक एक ज़ीरो तो कैंसिल भी कर सकते हैं, और ये आ गया आपका 120/1000 बाय 120/1000 प्लस 85/1000 दैट इज इक्वल टू, एलसीएम ले लोगे तो 120/1000 तो है ही है, इन दोनों को प्लस करोगे 205/1000 कैंसिल हो गया आपस में। 120/205 दैट इज इक्वल टू, इसको कटिंग कर लो अब। कटिंग करोगे तो 5 के टेबल में 5 2 ज़ा 5 4 ज़ा 5 4 ज़ा 5 1 ज़ा, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे 0.585 आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। ये 12th की स्टेटमेंट मैंने पहले लिखी थी, पहले 11th कर लेते हैं। 3 urns contain 6 red and 4 black balls। अब 3 urns हैं आपके पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें 6 रेड बॉल्स हैं, 4 ब्लैक बॉल्स हैं। सेकंड वाले में 4 रेड हैं, 6 ब्लैक हैं। 5 रेड हैं, 5 ही ब्लैक हैं। कहते हैं फर्स्ट ऑफ, अब है क्या कि वन ऑफ द अर्न इज सिलेक्टेड एट रैंडम। अब 3 अर्न है, इनको नाम दे देते हैं A B C। तो प्रोबेबिलिटी पहले अर्न सिलेक्ट करने की 1/3, B की भी 1/3, C को सिलेक्ट करने की भी 1/3। अब इन्होंने बोला है 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट एंड इफ द बॉल ड्रॉन इज रेड। अब रेड बॉल को निकालना है आपको, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम A अर्न इज इक्वल टू, रेड बॉल 6 है, 6/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम B 4/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम C कितना आ जाएगा 5/10। ये आ गया आपके पास। अब पूछा क्या है, दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट अर्न। अब फर्स्ट वाले अर्न में से निकाली हुई हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल सिलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट अर्न ये निकालना है आपको। फर्स्ट को हमने ए लिया है, ठीक है, तो विच इज इक्वल टू, अब इसको ऊपर रखना है ए वाली प्रोबेबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू R/A प्लस B, probability of red ball from B plus probability of C
रेड बॉल फ्रॉम सी। तो ये आ गया आपका 1/3 इंटू 6/10 बाय 1/3 इंटू 6/10 प्लस 1/3 इंटू 4/10 1/3 इंटू 5/10। ये आ गया 1/3 इंटू 6/10 बाय 1/3 सभी में से कॉमन आ गया 6/10 प्लस 4/10 प्लस 5/10। ये कैंसिल हो गया 6/10 इन सभी का एलसीएम लोगे 10 6 प्लस 4 प्लस 5 10 से 10 कैंसिल हो गया 6/15 3 के टेबल में कट कर लोगे 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा तो 2/5 आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है 3 urns are given each containing red and black balls। सेम सम है जो पीछे की है 11th क्वेश्चन के जैसा ही है। अब 3 अर्न है, तीनों अर्न्स को फर्स्ट अर्न, सेकेंड अर्न एंड थर्ड अर्न लिख दिया है। इसमें आपके पास 6 रेड बॉल्स हैं, 4 ब्लैक है। इसमें 2 रेड बॉल्स हैं, 6 ब्लैक बॉल्स हैं। 1 रेड बॉल है, 8 ब्लैक बॉल्स हैं। An urn is chosen at random and a ball is drawn from the urn. The ball drawn is red. पहले तो अर्न को चूज किया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट अर्न 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड अर्न 1/3। तीनों की इक्वली लाइकली चांसेस है ना आने के, तो 1/3 1/3 1/3 आएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट अर्न, फर्स्ट अर्न में रेड बॉल्स हैं 6/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम सेकेंड अर्न 2/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम थर्ड अर्न 1/9। तो आपको प्रोबेबिलिटी कहाँ, मतलब इन्होंने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज ड्रॉन ईदर फ्रॉम अर्न 2 और फ्रॉम अर्न 3। अब देखो 2 या 3 में से आपके पास बॉल निकलनी चाहिए, है ना। तो देखो सेकंड और थर्ड दोनों का कैलकुलेट करने से बेटर है कि हम क्या करेंगे कि हम बॉल को चूज करेंगे फर्स्ट अर्न में से, और जो इसका आंसर आएगा उसको 1 में से माइनस करेंगे, तो वो बॉल किस में से चूज हो जाएगी, सेकंड और थर्ड अर्न में से। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हम किस में से निकालेंगे, फर्स्ट अर्न में से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट वाली वैल्यू ऊपर आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट अर्न इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट अर्न बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट, नीचे आएगी टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी, है ना, आपको पता ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड अर्न रेड बॉल फ्रॉम सेकंड अर्न प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड अर्न एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम थर्ड अर्न दैट इज इक्वल टू, देखो वैल्यूज डाल लेते हैं, 1/3 इंटू 6/10 बाय 1/3 6/10 1/3 2/8 1/3 1/9। अब देखो 1/3 इंटू 6/10 बाय 1/3 कॉमन 6/10 2/8 1/9, ये तो कैंसिल हो गया। अब इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, 360। लेट मी चेक। हम्म 360 अगर एलसीएम आएगा तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 216 प्लस 90 प्लस 40। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल होगी, 36 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, वो बन गया 216 बाय इन सब का टोटल आ गया 346। तो ये वैल्यू इसको कट करोगे तो ये आ गया 108/173। तो ये प्रोबेबिलिटी आई है कि आपने इसको फर्स्ट अर्न में से चूज किया है, लेकिन आपको निकालना था प्रोबेबिलिटी सेकंड और थर्ड अर्न में से निकालने की। तो वो क्या करोगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी जो फर्स्ट अर्न में से निकाली है, 1 माइनस 108/173
that is equal to 173 minus 108 by 173, that is equal to 65 by 173, that is equal to your answer. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12. लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 13. सो स्टेटमेंट है, सपोज दैट देयर इज अ चांस फॉर अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस to collapse whether the design is faulty or not. The chance that the design is faulty is 20%. अब डिज़ाइन के फॉल्टी होने के चांसेस हैं आपके 20%, और नॉन फॉल्टी होने के फिर कितने हो जाएंगे 80%, दैट इज 80/100. ठीक है. अब द चांस दैट द हाउस कोलैप्सेस इफ द डिज़ाइन इज फॉल्टी, अगर फॉल्टी है तब हाउस के कोलैप्स होने के चांसेस कितने हैं 98%. सॉरी, कोलैप्स होने के चांसेस व्हेन इट इज फॉल्टी इज इक्वल टू 98/100. एंड अगर नॉन फॉल्टी है तो कोलैप्स होने के चांसेस कितने हैं 25%. अब आपको फाइंड क्या करना है, इट इज सीन दैट द हाउस कोलैप्स्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्यू टू फॉल्टी डिजाइन. तो फॉल्टी डिजाइन वाला ऊपर आएगा आपका, फॉल्टी डिजाइन था तब कोलैप्स हुआ है, तो आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी फॉल्टी डिजाइन इंटू पी सी बाय एफ बाय प्रोबेबिलिटी एफ इंटू प्रोबेबिलिटी सी बाय एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन फॉल्टी इंटू प्रोबेबिलिटी सी बाय एफ नॉट. तो ये वैल्यूज डाल लो 20/100 इंटू 98/100 बाय 20/100 इंटू 98/100 प्लस 80/100 इंटू 25/100. तो ये आपके पास आ जाएगा 196 होता है, इनको मल्टीप्लाई करके 1960/10,000 बाय 1960/10,000 प्लस 2000/10,000. एलसीएम लोगे 1960/10,000 बाय 10,000 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका 1960 प्लस 2000. तो ये तो आपका कैंसिल ही हो गया. 1960/3960, 0 से 0 कैंसिल होगी, और इसको कट करोगे 4 के टेबल में, तो ये 49/99 आ गया आपका आंसर. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13. लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 14. In an automobile factory, certain parts are to fixed to the chassis in the selection before it moves into another section. On a given day, one of the three persons ABC carries out this task. A has 45%, B has 35%, and C has 20% chance of doing it. तीनों के अलग अलग चांस दिए हुए हैं. 3 पर्सन है ना, ये ए पर्सन हो गया, ये बी पर्सन, ये सी पर्सन की प्रोबेबिलिटी. ए की है आपकी दी हुई 45%, 45/100. बी की 35% है. सी की प्रोबेबिलिटी चांसेस उसके हैं 20/100. द प्रोबेबिलिटी दैट ए बी सी विल टेक मोर देन अलॉटेड टाइम आर. अब देखो ए ने जितना टाइम अलॉट किया उससे ज़्यादा टाइम ले लिया. more time given taken by A is equal to 1/6. B ने लिया ज़्यादा, more time taken by B 1/10 है उसकी प्रोबेबिलिटी. अब C ने ज़्यादा ले लिया, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/20. अब आपको फाइंड क्या करना है, इफ इट इज़ फाउंड दैट नन ऑफ देम हैज़ टेकन मोर टाइम. अब इनमें से किसी ने ज़्यादा टाइम नहीं लिया, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ए हैज़ टेकन मोर टाइम. अब ए ने ज़्यादा टाइम लिया है, अब ए ने ज़्यादा टाइम लिया तो ए ऊपर आएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसने ज़्यादा टाइम लिया है, इज इक्वल टू ये ऊपर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टी बाय ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टी बाय ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
T by B, probability C, probability T by C. A की probability 45/100 into 1/6 by 45/100 into 1/6 plus 35/100 into 1/10 plus 20/100 into 1/20. अब 100 सभी में से बाहर आ सकता है ना, तो आप लिखोगे यहाँ पे 45/6 into 100 लिख सकते हो बाय 45/6 प्लस 35/10 प्लस 20/20 तो 1 ही हो गया, ये तो कट ही जाएगा, और 100 आ गया आपका 1/100 कॉमन, 100 से 100 आपका कैंसिल हो गया, तो 60 एलसीएम आ जाएगा आपका, 60 भी नहीं 30 आएगा एलसीएम। 45/6 बाय 30 एलसीएम आ गया, तो आप इसको सॉल्व करोगे जब इसको 7/2 ही बना लो, इजी हो जाएगा। तो देखो 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 एलसीएम आ गया तो यहाँ तो 45 ही रह जाएगा, प्लस 21 प्लस 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 45/72। अब आप इसको कट करोगे 9 के टेबल में, 9 5 ज़ा 9 8 ज़ा 5/8 आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। तो आज हमने कवर कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 14 तक। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।